Hello friends, today I want to start our history's second chapter, Kings, Farmers and Peasants. इसके अंदर आप शुरू में क्या करते हैं, एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आज हम शुरू से लेके एंडिंग तक का सब कुछ निपटाएंगे। पहले क्या होता है, 24 लाख साल पहले की बात है। 24,000 लाख साल पहले की बात है जब हमारे अर्थ के ऊपर फॉर्मेशन शुरू हुआ था। लिविंग मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आना शुरू हुआ था, सर्वाइवल शुरू हुआ था। उसके बाद में 4500 तक स्टोन एज का टाइम रहता है। स्टोन एज पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में क्या आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने पढ़ी थी कब से कब तक, 2600 से लेके 1900 बीसी तक। ये क्या पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, 1500 बीसी से लेके आगे 600 बीसी तक, ये होता है वैदिक एज। अब आपको सारी मैटर समझाती हूँ, ये क्या है और एक और टाइम पीरियड आती है, वो क्या होती है। अब ये जो डिनोट आप कर रहे हैं बीसी, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई से डिनोट किया जाता है वैसे तो, और आप सिंपल बीसी लेके चलते हैं। अब बीसी का मतलब तो बिफोर कॉमन एरा हो गया, यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो हम साल देखते हैं उनको बीसी से डिनोट किया जाता है या बीसीई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में आता है एडी और सीई। सीई होता है कॉमन एरा, एडी होता है एनो डोमिनी। ये दोनों होते हैं क्राइस्ट के बर्थ के बाद। क्राइस्ट के बर्थ के बाद एनो डोमिनी शुरू हो जाता है, क्राइस्ट के बर्थ के बाद सीई शुरू हो जाता है। किसी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब हमने 24,000 लाख साल पहले से लेके हम 600 बीसी तक आए। ऐसे करते करते हम जीरो तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। 24,000 लाख से 4500, फिर 2600, फिर 1900, फिर 500, 1500, फिर 600, फिर ऐसे करते करते जीरो तक पहुंचेगा। और जीरो के अंदर क्या होगा, क्राइस्ट का जन्म। क्रिस्ट का जन्म होने के जस्ट बाद से एनो डोमिनेशन हो जाता है, दोबारा से साल शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, हमें पहले बीसीई का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि भाई बीसीई में क्या क्या था, वो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। स्टोन एज हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। अब 12th का फर्स्ट चैप्टर क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्या आएगा, वैदिक एज। वैदिक एज वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वैदिक एज के जस्ट बाद 600 से लेके 300 बीसी तक क्या रहते हैं, महाजनपद। महाजनपद रहते हैं, 16 जो महाजनपद आते हैं उनके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद में क्या आती है, 300 से लेके 180 बीसी तक मौर्याज आते हैं। फिर क्या होता है, ये आगे मैं यहीं पे बना रही हूँ टाइमलाइन। 180 से लेके जीरो के बीच का टाइम, फिर उसके बाद में 600 सीई तक का टाइम, और बीच में क्या आएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 180 से लेके जीरो तक और इस जीरो के टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ग्रीक, शक, कुशाण ये आते रहते हैं। मतलब बाहर से लोग आते हैं और अपनी कॉलोनीज बसाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे किसका काल आएगा, गुप्ताज का। गुप्ताज का काल आएगा। अब इस जनपद के अंदर ना हाँ सही है। अब अगर आप आगे पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं हम यहाँ से वैदिक एज से। तो वैदिक एज में क्या था, वैदिक एज में क्या था कि 128 सूत्र लिखे गए थे, यानी मंत्र बोल सकते हैं इसे, मंत्राज लिखे गए थे। इसमें ऋग्वेद में। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा था, कहाँ से पढ़ा हमने, 1500 से लेके हमने पढ़ा उसको 600 बीसी तक। अब 1500 से 600 बीसी तक हमने वैदिक एज का पढ़ा, जिसमें क्या होता है 1500 से लेके 1000 बीसी तक ऋग्वेद की फॉर्मेशन होती है। ऋग्वेद लिखा जाता है 1500 से 1000 बीसी के बीच में। उसके बाद का जो पीरियड है 1000 से 600 तक का, इसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। और जो तीनों वेद बच जाते हैं, 4 वेद थे जिसमें से 3 बच जाते हैं,
वो लिखे जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और ये जो दो 1028 मंत्र है ना, ये 10 चैप्टर्स में होते हैं, जिसमें से पहला और आखिरी चैप्टर बाद में लिखा जाता है। इसमें पहले सिर्फ 8 ही चैप्टर्स होते हैं, ये बाद में लिखा जाता है ऋग्वेद के अंदर। अब ये देखो, ये थी हमारी ऋग्वेद की फॉर्मेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या आता है, इसके बाद में आता है महाजनपद। हमारे सिलेबस में वैदिक एज थी नहीं, और इसके जो टर्म्स हैं कि ये टाइम पीरियड से ये टाइम तक है, इस टाइम पीरियड से इस टाइम तक है, ये मैटर नहीं करता। मतलब वैसे मैटर करता है, लेकिन हर जगह ये अलग अलग मिलता है। आपको एनसीईआरटी की बुक्स में अलग मिलेगा, और आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें आपको अलग मिलेगा, कोई और बुक पढ़ोगे आपको उसमें अलग मिलेगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, 2600 से लेके 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड है। और कुछ लोग बताते हैं कि 4500 से लेके 1500 तक बीसी का टाइम पीरियड है। क्यों बताते हैं कि क्योंकि कभी कभार सिविलाइजेशन है वो पहले शुरू की गई होती है, उनके कुछ ना कुछ साइट्स पहले की मिल जाती है और कुछ साइट्स बाद में की मिल जाती है। कहीं जगहों पे पहले शुरू हो जाती है, कहीं जगहों पे बाद में शुरू हो जाती है। मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा में पहले आ गई थी, लेकिन हमारे इंडिया में बाद में, यानी कालीबंगा और जो धोलावीरा है वहां पे बाद में आई है, और हड़प्पा में पहले आ गई। हड़प्पा में पहले आने की वजह से हमने उसको यहाँ से डिनोट कर दिया, और इंडिया में बाद में आने की वजह से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग के हिसाब से होती है, तो इस पे इतना फोकस की जरूरत नहीं है। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे हम बात करें तो अब आप बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 16। 16 के नाम की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे जैसे वज्जी, कंधार, कौशल, अवंती, कुरु, पांचाल, ये सारे के सारे महाजनपद थे। और इनमें सबसे मेन था मगध, मगध महाजनपद। अब क्या हुआ था, ये जो महाजनपद थे ना, इसमें क्या होता है 356 बीसी के अंदर, 356 बीसी, आपको अगर याद आ रहा हो तो इस टाइम पीरियड में सिकंदर आता है भारत पे। अलेक्जेंडर जिसको आप बोलते हैं, वो भारत आता है आक्रमण के लिए, लेकिन वो फिर से लौट जाता है वापस। क्यों लौट जाता है वो? क्यों? इसलिए लौट जाता है क्योंकि जो हमारे महाजनपद थे, जिसमें मगधा का काल चल रहा था, क्योंकि मगधा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिलिट्री होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो अलेक्जेंडर डर के यहाँ से वापिस चला जाता है। अब आप मगधा की बात करें तो इसमें मगधा, अब मगधा की बात करें तो महाजनपद में इसको मेन क्यों कहा जाता है? एक तो मगधा ना बिहार का साइड का राज्य है, मतलब जो आज का बिहार है ना उसको मगधा पहले बोला जाता था, आज के बिहार को। इस मगधा की पहले जो कैपिटल थी वो थी राजगीर। आज का राजगीर है वो इसकी कैपिटल थी, जिसका पुराना नाम था राजगहा। आपको सारे डिटेल में लिखवा भी देती हूँ। 16 महाजनपद थे, जिसके अंदर से मेन कौन है? मगध है, ठीक है। और इसकी कैपिटल सिटी थी राजगहा। राजगहा जो आज का क्या है? राजगीर। आज का राजगीर, पहले का राजगहा, ये भी बिहार में ही है। और मगध को ही बिहार का स्टेट और कुछ उड़ीसा का पार्ट, कुछ यूपी का पार्ट, ये सारा मिलके मगध था। और बाद में क्या हुआ, 4th सेंचुरी के अंदर राजगीर को बदल के कर दिया गया पाटलिपुत्र। जिसका पहले नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम से इसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया गया है अब। और 4th सेंचुरी के अंदर राजगीर को बदल के इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी गई थी। इन महाजनपद में क्या था कि इनकी जो कैपिटल थी फोर्टिफाइड होती थी, किले बंद होती थी, ये अपनी कैपिटल को पूरा संजो के रखते थे, पूरा सिक्योरिटी के साथ रखा करते थे। महाजनपद क्या है, आज भी आप यूपी बिहार में जाते हैं ना तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को महाजनपद या जनपद कहा जाता है। जो आज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जनपद कहा जाता है, तो इसका नाम महाजनपद रख दिया गया था। अब आगे आप अगर बात करें तो मगधा की क्या स्पेशलिटी थी? मगधा की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत थे। आपको पता है 1000 बीसी के अंदर, यानी वैदिक एज के अंदर ही हमने लोहे की खोज कर ली थी।
उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया कि लोहा तो था ही नहीं। आप चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ब्रोंज एज बोलते हैं उसके ऊपर, लोहा था ही नहीं। लेकिन इस एज के अंदर, वैदिक एज के बाद हमें लोहा मिलना शुरू हो गया था। तो मगधा के अंदर, अब देखो बिहार है, बिहार के जस्ट इधर कौन है, झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में ही है, जहाँ स्टील प्लांट्स है, लोहा ज्यादा मिलता है, कोल ज्यादा मिलता है, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आयरन की फॉर्मेशन अच्छी होने लगी। जब आयरन अच्छा मिलने लग गया, स्टील अच्छा मिलने लग गया, तो क्या हुआ, वेपन्स की फॉर्मेशन अच्छी हुई। यहाँ पे एलिफेंट्स अच्छे थे, यहाँ पे वेपन्स अच्छे थे, इस वजह से मगधा था वो छा गया। मतलब इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। इसीलिए सिकंदर आया यहाँ पे 356 में, लेकिन यहाँ से फिर से लौट गया। क्यों? क्योंकि इनकी मिलिट्री अच्छी थी, इनकी पावर अच्छी थी मगध की, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छा था। आपने सुना होगा बिम्बसार, अजस्तु, ये सारे, महापद्मानंद, सारे मगधा के रूलर्स थे, मगध में रहा करते थे। अगर आप ये थे महाजनपद, ये कैसे डिफरेंट थे इंडस वैली से, मैंने आपको बता दिया। इसमें लोहे का यूज अच्छा से हुआ करता था, इसके वेपन्स अच्छे से बने थे, एलिफेंट्स का भी यूज करते थे। ये इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इतना ही है हमारे महाजनपद के अंदर, मगध के अंदर। और अगर आप आगे बात करें तो आता है मौर्यास। अब वो तो मैं आपको बताने भूल गई कि मगध कैसे कोलैप्स हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। वॉर हुई है वहां पे और उनको हरा दिया गया था, इस वजह से वो कोलैप्स होता गया मगध। अब उसके बाद में जो सबसे ज्यादा उभरे वो कौन थे, मौर्यास। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, वैदिक एज के टाइम पे, वैदिक एज किसका है, हिंदू धर्म का है ना, हिंदू धर्म का कौन है, वैदिक एज, हिंदू वैदिक। यानी कि जब वैदिक काल चल रहा था तो हिंदू लोग बहुत ज्यादा थे। उसके बाद में क्या होता है, हिंदू की कुछ कुरीतियां उजागर होने लग जाती है। जैसे कोई एक नया धर्म पनपता है, पनपने के बाद धीरे धीरे जब वो मतलब एग्जीक्यूट में आता है, धीरे 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 ना वो मतलब उसके अंदर कुछ बुराइयां आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उसमें बुराइयां आती है, कुछ नए धर्म उभर उठते हैं। अब हिंदू धर्म था वैदिक में, अब वैदिक ने क्या किया, ऋग्वेद में पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, औरतों को ऋग्वेद पढ़ने की इजाजत थी, वो लिख भी सकती थी उनमें, और लिखा भी था उन्होंने तो। पर बाद में क्या हुआ कि उनका बंद हो गया सब कुछ, औरतों की स्थिति नीचे गिर गई। और इसके अंदर क्या बना, 4 वर्ण भी बन गए थे। हम अगले चैप्टर में इसके बारे में और पढ़ेंगे कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ये आई थी। मनुस्मृति कब आई थी, मनुस्मृति आई थी 200 बीसी से 200 सीई के बीच में आई थी, वो तो बाद में आती है, चलो मानी बात। पर ये वाली जो चीज है, यानी जो वेद लिखे गए थे 4, उनके अंदर भी कुछ ऐसी कुरीतियां थी कि इनको शूद्र जो है, जो नीचे जाति के लोग हैं, उन्हें वो उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, ये सब कुछ। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें बुराइयां आने शुरू हो गई हिंदू धर्म के अंदर। तो 2 नए धर्म पनपते हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। कब, वैदिक काल के जस्ट बाद, मतलब जो महाजनपद थे उनके टाइम में ये 2 धर्म और पनपते हैं। और हमें जो महाजनपद के जो डिटेल्स है उनकी इंस्क्रिप्शन से तो मिलती है, और कुछ कुछ हमें उनकी डिटेल्स बुद्ध धर्म से और जैन धर्म की जो बुक्स हैं उनमें भी मिलती है। अब मौर्यास का कैसे मिलता है, मौर्यास की भी हमें कुछ ना कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है, वो जैन और बुद्ध धर्म से मिलती है, और साथ ही साथ उनके इंस्क्रिप्शन भी हैं। इनके इंस्क्रिप्शन जितने हैं, इनको मौर्यास में चंद्रगुप्त मौर्य मेन लीडर था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या हुआ, इसने क्या किया, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सब कुछ एरिया है, तो यहाँ के यूपी से, यूपी बिहार से लेके लास्ट अफगानिस्तान तक इसने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। पूरे अपने साम्राज्य में इसने लपेट लिया था सब कुछ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका इतना ही हमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली राजा था कि उसने सारा का सारा यहाँ का साम्राज्य ले लिया था। उसके बाद में कौन आता है, इसका ग्रैंडसन अशोका। इसका ग्रैंडसन आता है अशोका। अशोका क्या कहते हैं, पहली बार वो कलिंगा का युद्ध जीतता है। कलिंगा क्या था, उड़ीसा, आज का उड़ीसा, पहले का कलिंग।
उस कलिंग के युद्ध को ये जीत जाता है और कलिंग को अपनी कॉलोनी बना लेता है और उस पर राज करना शुरू कर देता है। उसके बाद में ये अपने धम्म का प्रसारण करता है। धम्म मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। उसके बाद में इसने सारी लड़ाई झगड़े ये छोड़ देता है। हम आपको एक डिटेल में कुछ आपको बताती हूँ। मौर्याज इंपॉर्टेंट क्यों है? मौर्याज इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी चीजें कहाँ से मिलती है। पहली मैंने आपको बताई जैन और बुद्धिस्ट धर्म से, मतलब बुद्धिस्ट जो आप बोलते हैं उस धर्म से इनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इंस्क्रिप्शन से। और तीसरी हमें क्या मिलती है? पिलर्स, रॉक्स ऑफ धम्म। धम्म क्या होता है कि एक रिलीजन को, अगर हम कोई भी चीज छोड़ के, एक आइडियोलॉजी है धम्म, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो रिलीजन को प्रेफर करती है। ये इस आइडियोलॉजी के ऊपर कौन चला था? अशोका चला था धम्म के ऊपर। अशोका का धम्म क्या था? वो अपने रिलीजन के प्रति एक ऐसा इसने एक बेस बनाया था जिसको उसने धम्म बोला। इस धम्म में वो बताता था कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जेनरसिटी रखनी चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। और ऐसे इसने कुछ मतलब मॉरल ड्यूटीज वगैरह है वो धम्म के अंदर डाली थी। उसके रिलीजन का ये धम्म था। तो उस धम्म को इसने कैसे प्रसार किया? पिलर्स, रॉक्स के थ्रू। हमने सुना होगा सारनाथ का पिलर था, और हम सुपारा का देखते हैं। ऐसे बहुत सारे पिलर्स और ये अशोका ने बनवाया, हमने सुना है। और ये रियलिटी में उसने बनाए भी हैं। इसीलिए मौर्यास का क्या था? वर्चस्व अशोका के कारण ज्यादा बड़ा था कि उसने अपनी बात को मनवाने के लिए सब जगह पिलर्स और रॉक्स बनवा दी थी। आपको पता है, ये मान लो जैसे इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला हिस्सा आप मान के चलते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से के अंदर इसने ज्यादातर पिलर्स बनवाए थे। और ये जो दक्कन का हिस्सा है और कुछ यहाँ का हिस्सा है, इसके अंदर ना मेजर रॉक्स, मतलब बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर इसने इंस्क्राइब करवाया था अपने धम्म को। और ये जो नीचे का यहाँ कर्नाटका का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा 9 से 10 माइनर पिलर्स यहाँ पे ना माइनर रॉक्स के ऊपर बनाई गई थी। ये अशोक के धम्म को इसने फैलाव किया था अशोक ने। अशोक बिल्कुल शांति प्रिय हो गया था उस टाइम पे कि उसको लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने धम्म का प्रसार किया था। उसने क्या किया था? एक धम्म महामाता बनाई थी। धम्म महामाता बनाई थी। महामाता बनाई थी उसने। ये धम्म महामाता कौन थे? ये थे ऑफिसर्स जो धम्म को स्प्रेड करते थे, मतलब फैलाते थे। अब देखो, हमारे आगे पिलर्स लगे हैं, हम उस रोड से जा रहे हैं, क्या हम सच में पिलर्स में लिखी हुई चीजें पढ़ेंगे क्या? कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, हमने पढ़ ली, किसी और ने नहीं पढ़ी, और क्या पता कोई बिजी हो ना पढ़े तो, और कोई फॉलो ही ना करे तो। इसलिए ये ऑफिसर्स बनाए गए थे जो इस चीज को फॉलो करवाया करते थे। ये था मौर्यास के अंदर। और मौर्यास के अंदर मेगास्थनीज यानी कि ग्रीक एम्बेसडर है, वो आया था। मौर्यास के अंदर एक ग्रीक एम्बेसडर आया था जो मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेटिव और इस सब चीजों को बताता है। यानी कि जो मौर्यास थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया, वो जो सारा था साम्राज्य, उसने कैसे अपना साम्राज्य को बढ़ाया, अशोक ने अपने धम्म को कैसे बढ़ाया, सब कुछ ये बताता है। इसके अंदर ना मौर्यास के टाइम पीरियड में हमें एक बुक भी मिलती है, अर्थशास्त्र। अब जल्दी से आप कमेंट में ये बता दीजिए अर्थशास्त्र लिखी किसने थी, वो भी मौर्यास के टाइम पे। आपने बता दिया होगा, नहीं बताया तो जान लीजिए, ये लिखी थी कौटिल्य ने, जिसका दूसरा नाम था चाणक्य और एक और नाम था विष्णुगुप्त। उसने ये बुक लिखी थी। ये इसने नाम तो दिया है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पॉलिटी बेस्ड बुक थी। अर्थशास्त्र इसने नाम दिया है, लेकिन ये किस बेस्ड की बुक थी? पॉलिटी बेस्ड की ये बुक हुआ करती थी। इससे भी हमें पता चलता है मौर्यास के बारे में। उसके बाद में आप बात करें तो इसके अंदर मेगास्थनीज ने और क्या बताया? मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसने बताया कि ये जो मौर्यास थे ना, वो अपने मिलिट्री को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते थे? एक कमेटी बनाते थे, प्लस में उसकी 6 सब कमेटीज होती।
एक कमेटी, मेन कमेटी, जिसके साथ उसकी 6 सब कमेटीज होती थी। अब जो पहली कमेटी थी ना, वो तो इन 6 का ध्यान रखती थी। और 6 कमेटीज थी कौन सी? पहली कमेटी नेवी का ध्यान रखती थी। दूसरी कमेटी क्या करती थी? जो उनके साथ में ट्रांसपोर्ट होता है उनका ध्यान रखती थी। और जो तीसरी कमेटी हुआ करती थी वो हॉर्सेस का ध्यान रखती थी। चौथी कमेटी चैरियट्स का ध्यान रखती थी। ऐसे ही पांचवी, ऐसे ही छठी, कोई फुट सोल्जर्स का ध्यान रखती थी। और कोई मतलब जो इनकी मैसेजेस थे और जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड हुआ करता था, उन सब चीजों का ध्यान रखा करती थी। कोई मिलिट्री के अंदर वेपन्स और इनका ध्यान रखा करती थी। ये सारी इसने सब कमिटीज बनाई थी जो अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजों का ध्यान रखा करती थी। ये मैगस्थनीज ने अकाउंट दिया था कि ये सब कुछ हुआ था। एक अकाउंट और मिलता है कि मौर्यास के क्या थे, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। एक था पाटलिपुत्र, एक था तोसाली, एक था तक्षशिला, एक था सुवर्णनगरी और एक था उज्जैनी। ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे जो पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर फैले हुए थे, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव होता था। साम्राज्य बहुत बड़ा था लेकिन ये सिर्फ 5 ही थे। मौर्यास के बाद में क्या था? मौर्यास के डिप्लीशन का कारण क्या होता है? आपने जाना कि मौर्यास कैसे कैसे खास थे। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि मौर्यास के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? तो इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट थे। एक तो यहाँ से अर्थशास्त्र निकली थी, और जो अशोका के धम्म है वो इम्पोर्टेंट था, जो इसके इंस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट थी, जो अशोका ने अपने पिलर्स बनवाए थे, सारनाथ का जो पिलर था जिनसे हमने अशोक स्तंभ लिया है, वो सब कुछ ही इसमें इम्पोर्टेंट था। जो हमें लिखना है, इसकी कमेटियां इंपॉर्टेंट थी, मेगास्थनीज आया था वो भी इम्पोर्टेंट था। ये थे मौर्यान्स। अब मौर्यान्स के बाद में आप कुछ उसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या आता है? अब ये पहली बात तो ये, मौर्यान्स का डिप्लीशन कैसे हुआ? मौर्यान्स का डिप्लीशन ये हुआ कि अशोका के डेथ होने के बाद, अशोका की डेथ होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग चीफ डॉम्स बनते हैं। जो कई कई घरों, मतलब ये जो धम्म महामाता थे, ऑफिसर्स थे, वैसे अलग अलग और लोग थे, वो ना अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं। मतलब जैसे पूरा साम्राज्य है वो सामंत और इनमें बंटा हुआ था। उस टाइम सामंत नाम नहीं था लेकिन चीफ्स में बंटा होता था कि एक ये एरिया है, इसका एक चीफ होगा, ये दूसरा एरिया इसका दूसरा चीफ होगा। ऐसे जैसे जैसे ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोर होता गया, वैसे वैसे चीफ्स उभरते गए और अपना अपना अलग अलग साम्राज्य बनाते चले गए। इस तरीके से सारा डिप्लीशन हो गया मौर्यास का। उसके बाद में हम पढ़ते हैं चीफ्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि भाई सब चीफ्स बने थे। मौर्यास के डिप्लीशन के बाद चीफ्स बने थे, तो चीफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और चीफ्स का जो एरिया था उसको बोल देते थे चीफडम्स, यानी किंगडम है विद चीफडम्स। किंग का डम, किंग का एरिया, चीफ का एरिया। अब ये है इंडिया। हमारे इंडिया में कलिंग से लेके अफगानिस्तान तक तो मौर्य थे, और यहाँ पे ऊपर चीफ बनने लग गए थे। तो साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? नॉर्थ इंडिया में तो हमने देख लिया, साउथ इंडिया में भी चीफ्स ही चल रहे थे। यहाँ थे सातवाहन, नीचे थे चोल, चेर और पांड्यास, ये सारे चल रहे थे। अगर हम पांड्यास की बात करें, पांड्या ये सारे चीफ्स करते क्या थे? तो हम ना एक यहाँ से पांड्यास से कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलती हैं जिनमें पता चलता है। इनकी एक बुक है शिल्पादिक्रमण, शिल्पादिक्रम नाम से बुक है, जो किसके ऊपर है? सिघावंतु, सिघावंतु नाम का राजा था जिसके ऊपर है। इसकी एक स्टोरी बताते हैं वो, मतलब इस पूरा जो बुक है उसका एक एक्सकार्प्ट है। एक्सकार्प्ट मतलब पूरे बुक के अंदर से छोटा सा कुछ पार्ट दिया हुआ है। उस पार्ट में बताते हैं कि सिघावंतु एक बार फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ के फॉरेस्ट के लोग क्या करते हैं, उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं।
और वो गिफ्ट्स भी लेता है। और वो जाता है क्यों फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में इसलिए जाता है कि वो वहां से कुछ जानवरों को भी खरीद सके, कुछ और आइटम्स हैं वेपन्स वगैरह वो खरीद सके। तो वो उसमें बताते हैं कि जो चीफ्स थे ना वो इतने रिस्पेक्टफुल थे वहां पे कि लोगों के पास जब ये जाया करते थे तो उनको गिफ्ट मिला करते थे। कि कोई टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, ये सिर्फ लोगों से गिफ्ट लिया करते थे और खरीद बेच किया करते थे। इस तरह से ये सारे चीफ चलते रहते हैं। सातवाहन के बारे में हम और पढ़ेंगे, वो भी अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हम अगर आगे बढ़े, ये तो ये चीफडम्स और चीफ्स, इसके अंदर ना एक वर्ड आता है गृहपति। गृहपति क्या होता है, जो अपने घर के अंदर जो मेन हेड होता है, हाउस होल्ड का मेन हेड होता है, जिसके ऊपर सारा कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का, सारे लोगों के ऊपर, जिस मतलब जो सारे लोगों पे कंट्रोल करता है, सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल करता है, वो सब कुछ एक गृहपति। हम आगे बढ़ते हैं कि मौर्यास के बारे में थोड़ा और भी पढ़ेंगे, जानकारी हम और भी लेंगे मौर्यास के बारे में। पर अब हम आगे चलते हैं वो जीरो के टाइम पीरियड पे। मौर्यास खत्म हुए, चिफ्टम्स खत्म हुए, अब आएंगे कौन, जीरो का टाइम पीरियड, कुषाण आएंगे। ठीक है, कुषाण का क्या था, कुषाण का सबसे मेन राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क कनिष्क अपने आप को मतलब देवपुत्र मानता था। देवपुत्र मतलब गॉड्स का सन। ये खुद को गॉड मानते थे, ये लोग जो थे वो खुद को गॉड माना करते थे। इन्होंने क्या किया, कॉइन स्टार्ट करवाए। कुषाण ने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड के कॉइन शुरू करवाए थे और उसके ऊपर अपनी फोटो वगैरह बनवाई थी, फोटो और अपना नाम खुदवाया था, ये दिखाने के लिए कि वो एक राजा है, उसके साथ साथ एक भगवान भी है। ये था कनिष्क। उसके बाद में क्या होता है कि कनिष्क जो है ये अपने आप को इतना ज्यादा डिवाइन मानता था। डिवाइन का मतलब होता है देवतुल्य, डिवाइन माना करता था कि इसने दो अपने मंदिर भी बनवाए थे। दो मंदिर भी बनाए थे, कहाँ पे, मथुरा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इसके मंदिर मिलते हैं कनिष्क के, जो इसने बनवाए थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें इसके सिक्कों की, तो इसने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में गोल्ड के सिक्के गुप्त काल में मतलब चंद्रगुप्त और इन्होंने चलवा दिए थे। अब ये था सिर्फ कुषाण के बारे में। ऐसे ही शक आते हैं, कुषाण आते हैं, इंडो ग्रीक्स लोग आते हैं। अब मैं कॉइन्स की बात करती हूँ आपके आगे, एक सेकंड रुकिए। अब सारी कॉइन्स की बात करते हैं आप। कॉइन्स मैंने आपको कहा कुषाण से सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलवाए थे और बिकवाए थे। कि कुषाण ने क्या किया, गोल्ड कॉइन। एक आए थे ग्रीक, जिनको इंडो ग्रीक कहा जाता है, इन्होंने भी सिक्के चलवाए। इन्होंने फर्स्ट सिक्के, पहली बार हमारे इंडिया में इन्होंने ऐसे सिक्के चलवाए जिनके ऊपर इनका खुद का नाम प्लस में इनकी फोटो बनी हुई थी। जो आप सिक्कों के ऊपर नाम और फोटो देखते हैं वो सबसे पहले इंडो ग्रीक ने शुरू करवाई थी। कहां से, नॉर्थ वेस्ट एशिया से। नॉर्थ एशिया क्या, इंडिया से। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सबसे पहले इन्होंने सिक्के चलवाए थे नेम और फोटो वाले। उसके बाद में नेम और फोटो के सिक्के चलवाने शुरू हुए थे। और कुषाण से कौन से चलवाए थे, गोल्ड के सिक्के चलवाए थे। और जो हमारा हरियाणा और पंजाब का पार्ट है उसके अंदर क्या था, हरियाणा और पंजाब के अंदर यहूदीज थे। यहूदीज ने अपने लोकल सिक्के भी पंजाब और हरियाणा में चलवाए थे, जो थे कॉपर के। ये सिक्के इन सबके द्वारा चलाए गए थे। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, सिक्कों की तो अपन ने बात कर ली, इससे पहले बार्टर ट्रेड चलता था। बार्टर ट्रेड मतलब चीज के बदले चीज चला करती थी, पर सिक्के आ चुके हैं और हमारा ट्रेड भी अच्छा होने लगा था उस टाइम पे। अगर हम बात करें ट्रेड की, तो क्राफ्ट पर्सन्स बहुत थे। क्राफ्ट पर्सन्स गलिड्स और श्रेणीज। क्राफ्ट मैन को गलिड्स और श्रेणीज कहा जाता था। जो क्राफ्ट बनाते थे ना उनको कहा जाता था। क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स गलिड्स और श्रेणी के नाम से जाने जाते थे वहां पे। और इनके क्राफ्ट की तो बात ही कुछ अलग थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्राफ्ट फैला हुआ था, जिसके ट्रेड भी काफी होता था। ट्रेड इनका क्रिस क्रॉस हुआ करता था कि मान लो एशिया के अंदर वेस्ट एशिया से लेके
ये चाइना तक, फिर चाइना से लेके फिर से नॉर्थ एशिया तक इनका ट्रेड काफी बढ़ता था। अफ्रीका तक भी सारा ट्रेड फैला हुआ था। और इसके अंदर दो नाम आते हैं, दो नाम क्या आते हैं, मतासुवन, मतासुवन, और ये होता है तमिल के अंदर वर्ड, तमिल वर्ड है ये मतासुवन, और होता है शेठी, और ये सतावंश। ये है प्राकृतिक, प्रकृत, ये तमिल भाषा का वर्ड है, ये प्राकृत भाषा का वर्ड है। इनका एक ही मतलब होता है मर्चेंट्स, जो रिच लोग होते थे उनको इस नाम से जाना जाता था। ये हाईली ट्रेड करते थे, मतलब ट्रेड ये रिस्क के तौर पे भी कर लिया करते थे कि नेवी के थ्रू, पानी के थ्रू ट्रेड क्या करते थे, हैवी मेटल्स का, अगर गए पानी में मेटल्स तो गए। और ये ज्यादा रिस्क टेकिंग थे तो पैसे भी बहुत ज्यादा कमाया करते थे उस टाइम पे, ये हाईली रिच थे। उसके अंदर अगर हम और बात करें तो क्या होता है कि ट्रेड उनका क्राफ्ट में ज्यादा था, और ये क्राफ्ट ही प्रोड्यूस करवा के और बेचा करते थे, रॉ मटेरियल्स बेचा करते थे, ये इनका ट्रेड चला करता था। और इसी तरह से हम ना गुप्तास की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ था कहाँ का, कुशांस का, शक का, ऐसे गुप्त काल में ट्रेड वगैरह हुआ करते थे। अगर हम अब पढ़े गुप्त काल के बारे में, गुप्तास के बारे में, श्री गुप्त ने गुप्त काल की, मतलब जो गुप्ता एम्पायर है उसकी फाउंडेशन की थी, ये फाउंडर थे श्री गुप्त, गुप्त काल के। उसके बाद में क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ पे सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं। सिल्वर कॉइन्स कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, चंद्रगुप्त इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो कुमार गुप्त होते हैं, आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार साइड में है, वो किसने बनवाया था, वो कुमार गुप्त ने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय। और उस टाइम ना लैंड ग्रांट्स काफी चला करती थी, जो सामंत थे ना वो बहुत चला करते थे गुप्त के टाइम पे। जो हमने बात की थी मौर्यास की, वहां पे नाम नहीं आया था सामंत, वहां पे जब लोगों को लैंड दान में दी जाती थी तो वो चीफ को दी जाती थी, उनका नाम चीफ हुआ करता था। लेकिन इस टाइम पे गुप्ता ने उनका नाम सामंत रखना शुरू कर दिया था। कैसे, ये ग्रांट बहुत करते थे, किसी को डोनेशन देना हो तो ये लैंड गिफ्ट में दे देते थे। जैसे इक्ता प्रथा थी ना, मुगलों की इक्ता प्रथा आएगी आगे, उसके अंदर से जैसे वो इक्ता प्रथा में क्या करते थे, कोई काम अच्छा किया पैसे नहीं मिलेंगे, लैंड ले जाओ, बच्ची कुची जमीन है वो ले जाओ। ऐसे इसमें क्या कर जाता था कि लैंड दे दिए जाते थे, उन लैंड के जो मालिक थे उनको सामंत कहा जाता था। अब इन्होंने सामंत वाला शुरू किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। ये पहली ऐसी लड़की थी जिसने हमारे इंडिया पे राज किया था, और जैसे लैंड ग्रांट ये क्या करते थे वैसे ही इसने की थी। ये वक्तास के अंदर, वक्तास फैमिली का नाम है, इसकी शादी हो गई थी वक्तास के अंदर जो दक्कन में बहुत पावरफुल थे। और फिर भी इसने क्या किया, अपने डोनेशन शुरू कर दी थी, ये क्वीन बनी थी वहां की। और जैसे जैसे इसके पापा ने डोनेशन की थी लैंड की, इसने भी वैसे ही डोनेशन की थी। उस टाइम पे क्या था, जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति ये लिखी गई थी उनमें ये दिया गया था कि लड़कियों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है अपने पैसों को किसी को देने की या फिर कुछ और काम करने की। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, उसके जो शादी के टाइम पे उसको गिफ्ट मिलते हैं, सिर्फ वो उसी की हकदार है और किसी की हकदार नहीं है। उसके हस्बैंड उसको कुछ देते हैं तो उस चीज की हकदार है, उसके हस्बैंड की परमिशन के थ्रू ही वो कोई चीज को ले सकती है, कोई चीज को दे सकती है, कोई प्रॉपर्टी ग्रहण कर सकती है, नहीं कर सकती है। ये सब कुछ क्या था, स्त्रीधन बोला जाता था, जो उसको मैरिज के थ्रू कुछ गिफ्ट मिलते थे उसको नाम। तो प्रभावती गुप्त मतलब उस काल की थी, इसके काल में भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ करता था, लेकिन ये एक ऐसी लड़की बनी जिसने जाके आगे राज भी किया और डोनेशंस भी अपनी स्टार्ट की। अब आगे हम धर्मसूत्र के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सब कुछ अगले चैप्टर में ही है। गुप्त काल भी कैसे खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ सामंत। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा जितना लैंड हम गेन करेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज है वो भी लो होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सामंत और ये उभरेंगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसे गुप्त काल खत्म हो जाता है। तो एक चीज जो सबसे पहले हमारी बुक में दी गई है वो मैं आपको अब बता रही हूँ, जो है जेम्स प्रिंसशिप।
जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने क्या किया था 1830 के अंदर, 1830s के अंदर, मतलब 1830 का डिकेड है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, दो स्क्रिप्ट्स पढ़ी थी, जो थी ब्राह्मणी और क्रोष्ठी। ये दो स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी थी, ब्राह्मी और क्रोष्ठी स्क्रिप्ट। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो हमारे देवनागरी लिपि जो हो गई और जो संस्कृत हो गई इनसे मिलकर ही बनी हुई थी, मतलब इजी थी, पर क्रोष्ठी थोड़ी सी इनसे अलग थी। हमारे जो अशोक, और ये दोनों किसकी स्क्रिप्ट थी, अशोक की, अशोक के धम्म पे पाई जाती है दोनों स्क्रिप्ट। और जो इंडो ग्रीक के कॉइन्स थे उनके ऊपर भी क्रोष्ठी स्क्रिप्ट में ही उनके नाम और ये लिखे गए थे। जो अशोक था उसका ना, उसने एक नाम रखा था पियादसी, पियादसी, उसका सरनेम उसने लिखा था पियादसी। एक और है जिसका नाम है देवानाम पियादसी, अशोक ने रखा था अपना। अब अशोक ने नाम अपना रखा क्यों, क्योंकि पियादसी का मतलब होता है सबका प्रिय, पीजेंट्स ऑफ बिहोल्ड, और देवानाम पियादसी का मतलब क्या होता है, भगवान का प्रिय, बी लव्ड ऑफ गॉड। ये दो नाम उसने अपने रखे थे, पियादसी और देवानाम पियादसी, अशोक ने, क्योंकि वो सब में प्रिय था, तो उसने अपने धम्म के ऊपर अपने जो इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी, अपने जो पिलर्स बनवाए थे और धम्म का प्रसार किया था, उसमें अपने दो नाम छपवाए गए थे उसके। और जेम्स प्रिंसेप ने इनको डेकिफर्ड किया था, यानी पढ़ा था, उनको जाना था। अब हमें इन सबके बारे में इतनी सारी नॉलेज मिलती है, कैसे मिलती है, थ्रू ज्यादातर किससे, इंस्क्रिप्शन से। पर ये याद रखिएगा इंस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है उसको जानने का, और इतना बड़ा जरिया भी नहीं है ये। केवल इंस्क्रिप्शन से ही हम उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी को नहीं जान सकते, हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि गुप्तास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन ही नहीं, हमने जैसे पंचतंत्र और जातक की कथाएं हैं वो भी इसमें दी गई हैं, कि हमने गुप्तास के बारे में इन दोनों से जाना था। बुक्स थी जैन धर्म और बुद्ध धर्म के, उनके बारे में हमने जाना था। अगर हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिफेक्ट आता है। क्या डिफेक्ट आता है, कई जगह डैमेज हुई होती है, उसकी जो राइटिंग होती है, और क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है कि जो उसमें लिखा उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तीसरा क्या होता है, डिबेट्स होती हैं, एग्जैक्ट नहीं पता तो लोगों के अंदर डिबेट्स होंगी, और ये सब कुछ इंस्क्रिप्शंस में डिफेक्ट है, डैमेज है, जिसकी वजह से हम पूरे पॉलिटी और सोशल चीजों को नहीं जान पाते हैं वहां की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और थैंक यू।